अच्छा जी, हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से थे हमने वो सारे देख लिए हैं जी। यही हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको हमने इस तरह से क्लेम करना होता है। वो सारी हमने बात कर ली है। अब इसमें ना बड़ा छोटा सा एक एरिया रहता है, वो है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग का। और ये जो हम बातें करने लगे हैं ये न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स में टेस्ट होती हैं। न्यूमेरिकली ये चीज़ें जो हैं एग्जामिनर भाई साहब जो हैं पूछ रहे होते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है, इन्हें कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना। इसके बारे में न्यूमेरिकली ट्रीटमेंट जो है वो पूछा जाता है। और सबसे कॉमन एडजस्टमेंट जो है वो पूछी जा रही होती है। आ, इस कंसेप्ट में आपको जो सबसे इस कंसेप्ट में जो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है इन्वेंट्री की, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं IS2 में, या जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसकी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड आएगी इसको यहाँ पे समझने के लिए, बिकॉज यही चीज़ जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना है, इसे हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन से मौजूद हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग मेथड्स मतलब किस तरह से हम अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मेथड ही होते हैं जिसको हमने देखा हुआ है। एक होता है जिसे हम कहते हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरे होते हैं हमारे एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहला रहा होता है। अब कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप अपनी तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश। कि जो भी आपके कैश की मूवमेंट होगी, आपकी जो कैश ट्रांजैक्शन होगी, उस कैश ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे होंगे, अपनी तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मींस कैश जाएगा, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कैश आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूवल बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस में हम कैश मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं अगर कोई एक्सपेंस एक्रू हो गया, कोई एक्सपेंस इनकर हो गया, तो हम उसे क्या कर लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई इनकम जो है अगर वो हमारी एक्रू हो गई तो हम उसे भी क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश की मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट नहीं होती, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, उसके लिए हमें ऐसा इतनी मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कैश एक्सपेंस हो गया, रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट इनकम अर्न हो गई है तो उसे क्या कर लो, उसे रिसीव कर लो। यही चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ देख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन्स जो हैं वो तीन तरह के हैं, याद रखिएगा। जो कंपनी है ना, कंपनी के लिए यहाँ पे वाजिब कर दिया गया है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, अप्रूवल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट बना रही होगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने अक्रूवल बेसिस के ऊपर ही अकाउंट बना सकती है। कैश बेसिस के ऊपर कंपनी अपने कभी भी किसी भी किस्म के अकाउंट नहीं बना सकती, मना कर दिया गया। अब इंडिविजुअल एंड एओपी, सॉरी यहाँ पे एओपी आएगा। जो इंडिविजुअल और एओपी है वो अपनी इनकम जो है वो कैश बेसिस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एफबीआर ने किसी भी पर्सन को कह दिया कि तुमने इस तरह से अपने अकाउंट्स बनाने हैं तो उस तरह से ही बना सकेगा। उसके बाद है, क्या कोई बंदा अपना अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, कि लोग अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज कर सकते हैं। बट चेंज इन अकाउंटिंग मेथड का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में जिस तरह से आपको चेंज इन टैक्स फिर बताया था ना, सेम उसी वे पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये इसका चेंज इन अकाउंटिंग मेथड भी कर देते हैं। अब कैसे होता है, सबसे पहले आप जाते हैं, आप कमिश्नर को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन में अपनी ड्यू रीजंस बताते हैं कि व्हाई यू वांटेड टू चेंज द मेथड। उन रीजंस के बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या करता है, वो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर देता है। जब आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए तो आपको तमाम एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि इस चेंज को इफेक्ट कर रही हो, जो कि इस चेंज को रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये तमाम एडजस्टमेंट्स आपको करके देनी पड़ेंगी। अगर आप कैश से गए हैं
अक्रूवल के ऊपर, तो जो प्रॉफिट में चेंज आएगा, जो एक्सपेंसेस में चेंज आएगा, वो सारा आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अक्रूवल से कैश के ऊपर आए हैं तो जो भी एक्सपेंसेस इनकम वगैरह में चेंज आया होगा उसकी स्टेटमेंट बना के उसको सब एडजस्ट करना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट के बाद तो फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं होगी, बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो आपको रिक्वायर होगी। तो इस तरह से आप अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैश को लेके चल रहे हैं। आप कैश को मान रहे हैं, कैश आ रहा है आपकी इनकम है, कैश जा रहा है तो आपका एक्सपेंस जो है वो ट्रीट हो रहा होता है। तो कैश बेस्ड सिस्टम तो ये है कि कैश की मूवमेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स, तमाम इनकम, हर किस्म की रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश आएगा, इनकम, कैश जाएगा, एक्सपेंस, दैट इज इनफ। कोई अक्रूवल का कंसेप्ट नहीं है, कोई पेएबल का कंसेप्ट नहीं है, पे कर देंगे रिसीव हो जाएगा, नहीं। कैश पे कर दिया, जिस दिन पेमेंट हुई उस डेट पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। कैश रिसीव हो गया, जिस दिन रिसीव हो गया उसमें हम क्या कर लेंगे, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कैश की मूवमेंट जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम कैश की मूवमेंट कर रहे हैं, जब हम कैश को लेके चल रहे हैं, कैश के इनफ्लो पे हम अपनी उसको इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश के आउटफ्लो के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। ये है हमारा कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आसान वाले जरा। इसके बाद हमारे पास आता है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको जरा हमने क्या करना है, देखना है। इसको जरा हमने समझना है कि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है क्या होता है और क्या नहीं होता। ओहो, आप अपने अकाउंट्स जो बना रहे हैं अकाउंटिंग पे, वो आप अक्रूवल बेस से बना रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, अक्रूवल बेस में कि एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके जब एक्रू हो जाएं, आप क्या कर देते हैं, आप उन्हें उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं। मींस जो पेमेंट है वो आपके लिए रेलेवेंट कभी भी नहीं होती। अकाउंटिंग में यही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिल है और बिल आपने पे अभी नहीं किया, लेकिन जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं,
हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस बिल को अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, हम उससे अपना एक्सपेंस मानते हैं, और हम बाद में क्या कहते हैं कि ये बिल पे नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जो है वो हम क्या कर लेते हैं, बिल पेएबल में लिख लेते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, हम अपना एक्सपेंस के तौर पर से क्या कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है अकाउंटिंग में, जब भी कर रहे होते हैं ऐसे ही होते हैं। अब टैक्स वाले कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप ऐसा ही करें, आपने ऐसा ही करना है, आप अक्रूवल्स पे अपने अकाउंट्स बनाएंगे एंड दैट्स इट, आप उसको लेके चलें, कोई मसला नहीं है। आपने कोई एक्सपेंस पे नहीं भी किया ना फॉर द ईयर, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का इशू वगैरह नहीं होगा। आपको आपको अलाउ है, आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज डैट कि हमने यहाँ पे अपनी क्या कर ली है, लाइबिलिटी बना ली। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, हमने इन एक्सपेंडिचर्स को पे करना है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि मुस्तकबिल में हमने इन एक्सपेंडिचर्स को पे करना है। तो यहाँ पे टैक्स वाले कहते हैं, यहाँ पे टैक्स वाले कहते हैं कि आप टैक्स वाले कहते हैं कि आपने इन एक्सपेंसेस को क्लेम तो कर लिया और ये आपकी लाइबिलिटी बन गई है, लेकिन इन लाइबिलिटी को आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर में पे करना है, आपने मुस्तकबिल में इस लाइबिलिटी को देना है। अबे कहते हैं जी क्लेम कर लिया, फ्यूचर में पे कर दो, कोई मसला नहीं है, हम क्या कर देंगे, आपको अलाउ करवा देंगे। इट मीन्स अब ये क्या हो रहा होगा, इट मीन्स ये क्या हो रहा होगा, 2023 का आप अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड कैलकुलेट कर रहे हैं, 2023 के लिए आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो हेड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस कैलकुलेशन के दरमियान आपको एक ऐसा एक्सपेंस मिलता है जो 2023 में आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल रेंट था, रेंट था, आपने वो रेंट जो है था वो पे नहीं किया, ठीक है। साल खत्म हुआ, टैक्स वालों के पास गए, आपने कहा सर ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये मेरे तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं। आपने कहा ओके, ये एक्सपेंस पे किया जी, ये पे किया, ये पे किया जी, ये पे किया, ये वाला पे किया नहीं, ये रेंट नहीं पे किया, तो क्लेम कर लूं मैं। टैक्स वाले कहेंगे क्लेम कर लो, कोई मसला नहीं है, 2023 में ये एक्सपेंडिचर जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप इसको अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकेंगे। जब आप अपना बिजनेस निकाल रहे होंगे, ये डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ होगी, आप इसे लेस करवा सकेंगे और ये आपकी लेस हो जाएगी, कोई मसला नहीं। अब टैक्स वाले कहेंगे भाईजान पे कर दोगे, जी सर पे कर देंगे, आपको टाइम लिमिट दे देंगे कि इतने सालों में पे करना है, वो आपको देंगे 3 साल। 3 साल से मुराद क्या है, कह देंगे जी आपके पास टाइम है 2024, 2025 और 2026। ये रेंट जो 2023 में आपने एज एक्सपेंस क्लेम किया था और आपने पे नहीं किया था, आप इस रेंट को 2023 में अपना एक्सपेंस क्लेम कर दो, हम अलाउ करवा देंगे, लेकिन आपने इसको पे करना है, और पे करने के टाइम लिमिट क्या है, अगले 3 साल।
24, 25, 26, अगर मैं इन 3 सालों में एक्सपेंस पे कर दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। बट मैं अगर इन 3 सालों में एक्सपेंस पे नहीं करता तो फिर मैंने रूल की नॉन कंप्लायंस की होगी। अब चूंकि नॉन कंप्लायंस की होगी तो ये मुझे क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। तो 2027 में ये एक्सपेंस जो मैंने 2023 में क्लेम किया था, अगले 3 सालों में मैंने पे नहीं किया, मैंने रूल की वायलेशन की, तो 2027 में ये एक्सपेंस मेरी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, मुझे डिसअलाउ कर दिया रहेगा। मेरे को कहेंगे कि उस वक्त तुम बड़े मिसने बन के आए थे, बड़े मासूम सा मुंह बना के आए थे, जी रेंट मैंने पे नहीं किया, मुझे अलाउ कर दो, मैं वादा कर दूं कि मैं पे कर दूंगा। हमने तुम्हें 3 साल का टाइम दिया पे करने के लिए, तुमने 3 साल गुजरने के बावजूद इसको पे नहीं किया। अब जो तुमने हमसे वादा खिलाफी की है, हमने तुम्हें 2023 में ये एक्सपेंस अलाउ किया था, हमने लेस करने दिया था, तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी इनकम में हम वापस ऐड बैक करवा देंगे, डिसअलाउ हो जाएगा। ये जो काम है ना, ये डिसअलाउ होने वाला, इसे हम कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है कि आपने एक दफा एक खर्चा क्लेम किया, एक एक्सपेंस क्लेम किया, बाद में आपने कोई नॉन कंप्लायंस की, किसी कंडीशंस की, तो वो खर्चा जो है था वो वापस आपकी इनकम में ऐड बैक हो गया। तो ये जो खर्चा जो डिसअलाउ होना है, ये हमारी क्या कहलाती है, रिकूपमेंट कहलाती है। जैसे बैड डेट्स की रिकवरी है, पहले आपने बैड डेट्स एक्सपेंस के तौर पे क्लेम किए, बाद में वो बैड डेट वापस आपकी रिकवर हो गई, इनकम में ऐड हो गई, तो ये रिकूपमेंट कहला रही होती है। सिमिलरली कोई खर्चा आपने क्लेम किया, वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो गया, तो ये रिकूपमेंट कहला रही होती है। तो एक्रूवल बेसिस में हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारा बातें ये मैंने बता दी हैं कि एक्रूवल बेसिस क्या होती हैं। जब आपका एक्सपेंस इनकर हो जाए आप तब रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट जो है वो इसके लिए नहीं होती। अगर आपने कोई एक्सपेंस वगैरह क्लेम करना है, कर लें, पे नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसको लाइबिलिटी अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे और आप फ्यूचर में इसको पे कर लेंगे, आपको लाइबिलिटी जो है वो अलाउ हो जाएगी, आप उसे क्लेम कर सकते हैं और आप ये बिजनेस पे अपना एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। लेकिन जब आपने कोई लाइबिलिटी बन जाएगी तो आपके पास टाइम क्या होगा, आपने 3 साल में, मतलब जो भी आपके नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे, उसमें आपने लाइबिलिटी अपनी पे करनी है। अगर आप वो नहीं पे करेंगे तो चौथे साल क्या हो जाएगा, वो वापस आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपने क्या रखनी है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में याद रखनी है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अक्सर वो आपको इस पॉइंट से ना पेपर की एडजस्टमेंट वगैरह पूछ देगा या बता देगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्या कहेगा कि जी आप जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल कर रहे हैं, आपका टैक्स ईयर है 2023, वो 2023 का सवाल आपको देगा और क्या देगा जी, 2017 में 2017 में एक 2017 से एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है वो आपकी चलती आ रही है। 2017 से आपकी एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है वो चलती आ रही है और आपने स्टिल अभी तक उस लाइबिलिटी को पे नहीं किया, आपने उसको पे नहीं किया। वो आपको बता देगा जी लाख रुपए की है, 2 लाख की, 3 लाख की है। आपने देखना कि 2017 में हमने क्लेम किया था ये, और इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का टाइम पीरियड क्या था हमारे पास, 3 इयर्स का था। हमने इन 3 इयर्स में अगर इसको पे नहीं किया, मतलब ये था 18, 19, 20, इन 3 सालों में पे कर देनी चाहिए थी, स्टिल पे नहीं हुई है लाइबिलिटी, तो जब हमें आइडेंटिफाई होगा उस साल हम क्या कर देंगे, हम उसको ऐड बैक कर देंगे, वो हमारा इनएडमिसिबल ट्रीट होगा। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम रिकूपमेंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है। और पूरे टैक्स में कोई भी लाइबिलिटी जो है ना इनकम टैक्स में, उसको क्लेम करने का जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है। 3 सालों में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 3 सालों के बाद अगर आपने एक्सपेंसेस वो लाइबिलिटी पे ऑफ ना की तो फिर वो क्या हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी। तो ये दो मेथड्स हैं, कैश बेस है, एक्रूवल बेसिस है। एक्रूवल बेसिस मेथड के ऊपर ही क्या बनती है, आपकी लाइबिलिटी बन रही होती है और उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। कैश बेस्ड मेथड के ऊपर ये रूल हमारा अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो ये बात थी हमारी मेथड ऑफ अकाउंटिंग की। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की। स्टॉक इन ट्रेड, इसमें से भी एडजस्टमेंट वगैरह आ जाती है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है उसको हम देखते हैं।
देखिए जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, हमारे पास सेल्स आती हैं, इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, हम ऐड करते हैं कि हमने परचेजेस कितनी की थी, हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कितनी बनती है 620, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। हम ये लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा, 380 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये जो चीज़ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहे होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ना कुछ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने होते हैं। पहला स्टैंडर्ड हमारा आता है, डेट इज IAS2। IAS2 कहता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको आपने रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, कॉस्ट या NRV, जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी आप उसके ऊपर अपना ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मतलब कॉस्ट 90 है और NRV जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 80 है, तो आप 80 से रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के दो मेथड्स होते हैं कि हम या तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और या हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होता है, प्राइम कॉस्ट मेथड होता है कि आप तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो लेते हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, ये सारे जमा करते हैं, और जो आपकी कॉस्ट बनती है उस कॉस्ट के ऊपर आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है कि आप उसमें अपनी प्राइम कॉस्ट और उसमें जो ओवरहेड्स होते हैं वो ऐड करते हैं, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही होती है, इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब अपने स्टॉक इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स हमारे सिलेबस पे नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, उसके लिए आपको CMA पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्राइम कॉस्ट जो है जिसमें तमाम प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, अगर आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे है ना, अगर आप अपनी अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेस्ड कर रहे हैं, तो आप अपना इन्वेंट्री प्राइम कॉस्ट मेथड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल है अगर आप प्राइम कॉस्ट मेथड पे, सॉरी अगर आप कैश बेसिस सिस्टम पे। अगर आप एक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फिर आपका स्टॉक जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर ही होगा, आप कभी भी प्राइम कॉस्ट के ऊपर नहीं लेके चल सकते। ये चीज़ आपने अपने माइंड में याद रखनी है, तो आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकते। तो इस तमाम, अच्छा उसके अलावा आपके पास ये भी होता है कि आप फाइफो बेसिस के ऊपर भी अपने स्टॉक आउट रिकॉर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर, या आप एफको बेसिस के ऊपर, वेटेड एवरेज की बेसिस के ऊपर भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइफो से एफको जाएंगे, एफको से फाइफो जाएंगे, उसके लिए आपको कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करेगा तो आप अपना फाइफो से एफको, एफको से फाइफो मेथड चेंज कर लेंगे स्टॉक टेकिंग का, और इसके मुताबिक आपके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स जो हैं वो एडजस्टमेंट होने चाहिए। अच्छा, तो इसको अगर हम समराइज करें इस कंसेप्ट को, तो वो कुछ इस तरह से होता है सब समराइज, कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ना, कंपनीज के लिए क्या है, कंपनी के लिए हमने उनको बड़ा बाउंड कर दिया कि कंपनी सिर्फ क्या करेंगी, अक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत ही अपने अकाउंट बनाएंगी, और अगर उनके अकाउंट सिर्फ अक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत बन रहे हैं, तो उनकी जो स्टॉक टेकिंग होगी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही होगी। ये बड़ा सिंपल है। कंपनी के चूंकि अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस से बनते हैं, तो कंपनी अपना कॉस्ट को हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे रिकॉर्ड करेगी। इंडिविजुअल और AOP के पास ऑप्शंस हैं, या तो वो कैश बेस के ऊपर अकाउंट बना लें, या वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंट बना लें। तो अगर वो कैश बेस पे अकाउंट बनाते हैं, तो वो प्राइम कॉस्ट मेथड्स के तहत भी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, या वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत भी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल या AOP अक्रूवल बेसिस के तहत अपने अकाउंट बनाते हैं, तो सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ये आपने क्या करनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। प्राइम कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट जिस होती है, जिसमें तमाम डायरेक्ट कॉस्ट इनकर होती हैं, सिर्फ हमने वही लेनी होती हैं, ओवरहेड्स वगैरह नहीं बीच में आ रहे होते हैं।
अब इसमें से इस तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं, मैं आपको इस एडजस्टमेंट्स का रिलेशन बता देता हूँ। ये रिलेशन समझ लें तो आपके लिए न्यूमेरिकल में इस एडजस्टमेंट्स को समझना कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी। ये जो कॉस्टिंग का रिलेशन है ना, इस कॉस्टिंग के रिलेशन को आप जरा समझ लें कि कॉस्टिंग का रिलेशन क्या है। आपके पास सेल्स हैं 10,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक है 100 का, क्लोजिंग स्टॉक है, ओ सॉरी परचेजेज हैं 5,500 की, क्लोजिंग स्टॉक है 400 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 5,200। जीपी कितना आएगा? 4,800। ऐसे ही है, यही बनता है जीपी। अब जरा रिलेशन जरा समझिएगा। रिलेशन, अगर मैं इस ओपनिंग स्टॉक को, अगर मैं इस ओपनिंग स्टॉक को 100 से इंक्रीज करके 300 कर दूं, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 100 से इंक्रीज करके 300 कर दूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? 5,400 हो जाएगी। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,400 हो गई तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 4,600 होगा। ऐसे ही है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं रिलेशन लिख रहा हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज आए, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज आएगा, लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। यही बनता रिलेशन कि अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी और जीपी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक के इजाफे से जीपी डिक्रीज होना है। तो अगर कोई भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में ज्यादा आ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उस वैल्यू से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम कर सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्रीज होगी और जीपी जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ये हमने रिलेशन जो है वो याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 400 से बढ़ा के 800 कर दूं, तो फिर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक तो मेरा 100 ही रहेगा, परचेजेस मेरी 5500 ही रही, ये मेरा कितना हो गया? 400 से बढ़ के 800 हो गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 4,800। तो इस सेल्स में से 4,800 लेस किया तो मेरे पास जीपी कितना आया? 5,200। इट मींस कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगी, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये चीज क्या करनी है आपने? ये दो रिलेशन याद रखने हैं, ये दो रिलेशन कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, जीपी जो है इंक्रीज होगा, ये भी शो की है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कमी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, जीपी गिर जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। क्यों? ये दो लाइनें जो यहाँ पे लिखी हैं ये आपके न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट का करक्ट है। जैसे ये सवाल है, इस तरह की एडजस्टमेंट आती है कि जी जेड लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका प्रॉफिट इतना था, आपको बताएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक इतने का था, क्लोजिंग कितने का था, बता दिया।
कहते जी पहले आप है थे मार्जिनल कॉस्टिंग पे, अब आप चले गए हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। अब आपने एडजस्टमेंट लेनी है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक था 25,690, अब हो गया है 28,460। तो आपने 25,690 को कंपेयर किया 28,460 से, आपके ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हुआ। अब आपको पता है जी, अगर ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इजाफा होता है और जीपी हमारा क्या होता है, कम। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो रहा है, जीपी जो है वो हमारा कम होगा, तो हम जितने से इजाफा होगा वो हम अपने इस प्रॉफिट में लेस करवा देंगे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक था इतने का, अब इतने का होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा होगा, जीपी भी हमारा बढ़ेगा, तो हम डिफरेंस लेंगे, वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि अगर ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये रिलेशन याद रखना। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद रह जाता है, वैसे रिलेशनशिप तो इंसानों को याद नहीं रहते, बड़े फ्रेजाइल से होते हैं, मतलब रिलेशन भूल जाते हैं। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद रह जाता है, आपके न्यूमेरिकल का ये एडजस्टमेंट जो है सबसे आसान है। पास्ट पेपर में यही एडजस्टमेंट्स आई हैं, यही तंग कर रही होती हैं, मेरे ख्याल से इसमें तंग करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये दो रिलेशन लिखे हुए हैं, अगर आपको ये समझ आ रही है, ओपनिंग स्टॉक में इजाफा होगा, जीपी कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा, जीपी ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस लेके देखा जी, बढ़ रहा है तो हमने लेस करवा दिया, यहाँ डिफरेंस लिया बढ़ रहा है तो हमने ऐड करवा दिया। तो ये चीज़ जो है आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्ट किससे कहते हैं, जिसमें तमाम कॉस्ट जो है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह शामिल होते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि वेटेड एवरेज मीन के ऊपर आपने ये बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ी होगी। डायरेक्ट लेबर मीन्स जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल जो एक्सपेंसेस है, फाइफो मीन्स जो पहले लिया वो पहले से गया, जो बाद में लिया वो बाद में गया। प्राइम कॉस्ट जिसमें तमाम डायरेक्ट मटेरियल होती हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है, जो आपने चीज़ें बनाई, मैन्युफैक्चरिंग की, बेच रहे हैं, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला एरिया था ये भी कंप्लीट होता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से हमारे अकाउंट्स बनने हैं, लाइबिलिटीज जो हैं कितने दिनों में पे ऑफ होनी है, स्टॉक टेकिंग कैसे होनी है, ये तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का मेन एरिया ख़त्म हो गया। अब जस्ट वी लेफ्ट विद डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज द मेन एरिया जो हमने डिस्कस कर लिया। इन तमाम एरियाज में से एक आधी एडजस्टमेंट आ रही होती है, तो इनको आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं, जो रिलेशंस आपको समझाने थे वो भी समझा दिए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस।